हे गाइस, वेलकम टू दी पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं विजन जनवरी 2023 का इकोनॉमिक सेक्शन। गाइस, लास्ट वीडियोस में हमने 2 इकोनॉमी के टॉपिक्स कर लिए थे, यू कैन चेक। और आज हम करेंगे थर्ड टॉपिक, दैट इज स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजिटल पेमेंट्स। अब देखो, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बात होगी। देखो, रिसेंटली ना कैबिनेट ने क्या करा, अप्रूव कर दिया कि जितनी भी इंसेंटिव स्कीम है, अगर हम प्रमोट करना चाह रहे हैं रुपे डेबिट कार्ड को और लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को, यानी कि लो भीम यूपीआई, सारा आपको बताऊंगी मैं यूपीआई क्या है, सारी आपको पता चलेगी बात में, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। अब सबसे पहले समझो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये ना गाइस एक तरह का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि लॉन्च हुआ था 2016 में बाय होम, एनपीसीआई बॉडी के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके कुछ की फीचर्स क्या हैं कि इसकी वजह से इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, 24 से घंटे 7 दिन ये चलता है, 365 डेज चलता है। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करके ये कर देता है, और सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है पैसे को भेजने का, और इवन रिसीव तो हो ही जाता है, एंड आप भेज भी सकते हो किसी को पैसे, तो इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। ठीक है, अब समझो भीम क्या है, कुछ टर्म्स का मतलब याद रखना। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक एप्लीकेशन है बैंक टू बैंक पेमेंट करने के लिए और मनी कलेक्ट करने के लिए। क्या करता है, बस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट करता है, दैट इज़ यूपीआई आईडी। और आपकी डेफिनेटली जगह जगह पे जो यूपीआई आईडी आप बनाते हो, तो ऐसे ही आप भीम ऐप पर भी बना सकते हो, और यहाँ पर भी मनी ट्रांसफ़र का काम होता है। अच्छा, अब जो ये स्कीम्स हैं ना गाइस, जितनी भी आपकी रुपे डेबिट कार्ड इंसेंटिव स्कीम जो प्रमोशन की जा रही है रुपे डेबिट कार्ड को या लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, उन स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो याद रखना मिति करेगा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अप्रूव स्कीम हैज़ अ फाइनेंशियल आउटले, इसका 2,600 करोड़ कर रखा है, ये आपके इसकी फाइनेंशियल आउटले है। बैंक प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव, कब करेगा, जब आप प्रमोट करोगे पॉइंट टू सेल, है ना, कॉमर्स ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन अगर आप भीम यूपीआई और डेबिट कार्ड से करते हो, लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेंगे। तो स्कीम विल प्रमोट, क्या होगा, इससे यूपीआई लाइट प्रमोट होगा, और यूपीआई 1 2 3 पे इकोनॉमिकल और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ सोसाइटी की पॉपुलेशन है वो इसको कर पाए। और बेसिकली क्या ट्राई कर रहा है, डिजिटल इंडिया जो हमारा एक है ना कैंप है, कि भाई हम चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया प्रमोट हो, तो उसकी कोशिश के लिए ही ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। यूपीआई लाइट समझो क्या होता है, एक तरह का न्यू यूपीआई सर्विस है फ्रॉम एनपीसीआई, जो अलाउ करेगा कि फास्टर नियर रियल टाइम स्मॉल वैल्यू पेमेंट की जाए बिना इंटरनेट कनेक्शन के, सिर्फ मनी वॉलेट में ऐड करने की ज़रूरत होगी। और इसकी जो अपर लिमिट होगी गाइस, तो 200 रुपये से लेकर टोटल लिमिट आप 2000 तक की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझो डिजिटल पेमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला ज़रूरत है कि इससे ना फिनेंशियल इंक्लूजन आपका इन्हांस हो जाएगा। देखो, डिजिटल पेमेंट से आपको क्या होता है, किसी भी समय कभी भी कहीं पर भी आप अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, सिटीजन्स को ईजी वे में रिसीव कर पाएँ ताकि वो पेमेंट अपनी, ठीक है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। सेकंड क्या होता है कि गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है। तो यानी कि अर्लियर जो कैश पेमेंट्स हैं वहाँ पे लीकेज होती थी ना, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जितने भी, अगर आप कभी राशन शॉप पे गए हो तो वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा लीकेज होती थी, कि जो रियल बेनिफिशियरी है उसको कभी मिलता ही नहीं था सामान ठीक क्वालिटी का, या अगर सब्सिडीज़ क्रेडिट नहीं हो रही होती थी या सब्सिडी टाइम पे नहीं मिल रही होती, तो लीकेज को हटाने के लिए, फेक रिसीट्स को हटाने के लिए, घोस्ट रिसीट्स को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा टारगेट बेनिफिशियरी प्रोग्राम चलाए। इसीलिए हमने शुरू करा था डीबीटी, दैट इज़ डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो ज़रूरत है डिजिटल इंडिया लाने की, दैट इज़ आपका इंस्टेंट एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट रहेगा। अनलाइक कैश, मनी आपका इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है बेनिफिशियरी अकाउंट में यूजिंग डिजिटल मोड्स, है ना, तो मनी में आसानी से भीम यूपीआई आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपका पैसा तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाता है। चौथा क्या है, सेफ एंड सिक्योर है। डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया सिक्योर है, मल्टीपल लेवल पर ऑथेंटिकेशंस होते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन आसान हो जाती है। ठीक, फिफ्थ कह रहा है कि इन्हांस क्रेडिट एक्सेस भी बढ़ाता है। अनलाइक कैश पेमेंट, डिजिटल पेमेंट ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश है यूजर्स फाइनेंशियल फुटप्रिंट, इससे ना उसका फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो बैंक को भी पता चलता रहे कि ये ट्रांजैक्शन कब कब कर रहा है, और यूज़र को भी पता चलता रहे कि किस समय उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कई बार होता है ना, कैश दे के भूल गए किसी को, फिर वो भी हमें कह रहा है कि आपने जी कैश नहीं दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, एक यूज़र फ्रेंडली काम हो जाए, क्रेडिट एक्सेस का यूज़र का बढ़े,
फाइनेंशियल फुटप्रिंट उसका बढ़े, आपको भी ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इंडिया में चैलेंज क्या है। देखो हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना हमेशा, कुछ चीज़ का हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ चैलेंज भी है। कोई भी चीज़ बिना चैलेंज के कभी हुई है आज तक? तो फिर यहाँ पर आपको समझना है कि ये सबसे पहली बात चैलेंज के अंदर ये आती है कि हमारे अंदर यहाँ पर कैश डिपेंडेंट इकॉनमी है। आपको पता है कि हमारा सारा जो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर है वो कितना है, वो कैसा है, वो हमारा ज़्यादातर कैश डिपेंडेंट इकॉनमी है। यानी कि प्रीडोमिनेटली जो कैश बेस्ड इकॉनमी है, यानी कि कैश जो है वो एनोनिमिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, स्विफ्टनेस देता है पेमेंट को, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कैश बेस्ड इकॉनमी है। हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, एक्सेप्टेबिलिटी में जीते हैं विदाउट एनी डिफॉल्ट रिस्क, इसलिए हमारा एक है ये क्या है। इसके बाद सेकंड है कि लिमिटेड एक्सेस टू बैंक्स एंड कार्ड्स, ये भी एक बात है ना। एज पार्ट ऑफ दिस इंडिया अगर आज भी हम देखें तो बहुत सारे लोग हमारे अनबैंक्ड हैं, अनअवेयर हैं कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट या यूपीआई कैसे अडॉप्ट करनी है, मोबाइल बैंकिंग कैसे इस्तेमाल करनी है ना। लोग आज भी डरते हैं। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ना कहा था एनपीसीआई के बारे में, तो ये टर्म्स ज़रा ध्यान से सुन लो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट इंडिया में करती है। ये किसका इनिशिएटिव था? आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। एक प्रोविजन बनाया गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, उसमें इनिशिएटिव लिया गया था। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कम टू दी चैलेंजेस नाउ। उसके बाद लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में, ये भी दिक्कत है। 27% इंडिया इज फाइनेंशियली लिटरेट ओनली। सोचो आप, नंबर देखो आप कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन खाली 27% ही लोग हमारे यहाँ फाइनेंशियली लिटरेट हैं। आ गया चैलेंज। अब साइबर फ्रॉड से तो हम बहुत ही घबराते हैं। आप सोचो, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हाउस, उसके घर में क्या हुआ, अमेजोन का एक पैकेज आया जो कि अमेजोन का था ही नहीं, और वो 3000 रुपये वहाँ पे उनके ले ला के चला गया, और पता चला बाद में वो अमेजोन का बंदा ही नहीं था, और वो कार्ड से पैसे भी उनके निकाल के ले गया, ज़्यादा पैसे भी उनके कट गए। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड्स हर जगह होने शुरू हो गए हैं डिजिटल पेमेंट के नाम पे। फिर कॉस्ट एंड कनेक्टिविटी की दिक्कत, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट समटाइम डेटरेंस फॉर यूज़र्स। डिजिटल पेमेंट वो कैश के अगेंस्ट यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेटस क्या है डिजिटल पेमेंट्स का इंडिया के अंदर? देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो है ही, टोटल डिजिटल पेमेंट हमारी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। CIC यानी कि कैश इन सर्कुलेशन जो है जीडीपी का, वो नियरली 14% रह गया है। डोमिनेंस ऑफ यूपीआई धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैश डिपेंडेंस स्टिल वेरी हाई, लेकिन 70% आज भी लोग जो इंडिया के कंज्यूमर हैं वो कैश से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। अब सजेशंस क्या दिए जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? सजेशंस ये दिया जा रहा है, पहला सजेशन ये दिया जा रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि इंटरनेट को एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचो, कोविड में कई बच्चे पढ़ नहीं पाए, कई लोगों ने के पास कैश से सब कुछ चलता था, कैश भी नहीं मिल पाया। इनफॉर्मल इकॉनमी हमारे पास इतनी थी, तो बहुत हमने देखी ना, इसमें ताबड़तोड़ दिक्कतें देखी हमने। तो डिजिटल कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का होना, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना बेहद प्रायोरिटी सेक्टर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ फिर आए फिर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा है अवेयरनेस क्रिएशन। अवेयरनेस क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी डिजिटल मोड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो सब के बारे में, उसका यूसेज के बारे में गवर्नमेंट को लोगों के अंदर ऐसा ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि लोग उसको ना शुरू करें यूज़ करना। फिर चौथी चीज़ है डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ये इनिशिएटिव जैसे कि डिजिटल पेमेंट अभियान है, ऐसे और प्रोग्राम चलाए जाएँ ताकि लोगों को डिजिटल लिटरेसी मिले, और साथ ही साथ वो इम्पॉर्टेंट समझें कि हमारे देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इसमें ना कुछ डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट कमेटी भी रिकमेंडेशन जो नंदन नीलेकानी ने दी थी वो आप देख लो। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि रिमूवल बहुत ज़रूरी है इंपोर्ट ड्यूटीज़ का फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, वेविंग जीएसटी ऑन इमीडिएट पेमेंट सर्विस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट इंश्योर दैट जितने भी पे आउट्स होते हैं वो डिजिटल मीन्स से होने चाहिए। डेडिकेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए कि मान लो उनको बंदों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो कम से कम हिंदी नहीं समझ आ रही है तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए आपस में। डिजिटल पेमेंट्स की कुछ सब कमेटी हो जो बैठे और बैठ के फाइनेंशियल मैपिंग इंस्टीट्यूशन बनाएं ताकि कोई भी ना गैप ना रह जाए। तो ये 4 रिकमेंडेशंस भी आपको नंदन नीलेकानी की याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन पे ये बोला गया है कि कैश स्टिल रूल्स बट इज इंक्रीजिंग सी एज अ वे ऑफ स्टोर वैल्यू एज एन इकोनॉमिक एसेट रादर देन टू मेक पेमेंट्स। याद रखो, आज भी जो लार्ज पॉपुलेशन है हमारी उसके पास पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, क्रेडिट लाइंस में है नहीं है, तो कैश आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है, आपको SCC करना है, यानी कि स्पीड, कन्वीनियंस एंड कंपटीशन देना है, जिससे एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर बनेगा डिजिटल पेमेंट का। ठीक है, 3 चीज़ें करनी है, स्पीड, कन्वीनियंस, कंपटीशन, और उसके साथ साथ जो जो भी आपको प्रोविजंस बताए हैं वो करने हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गाइस दिस टॉपिक।
एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टेट फिनेंसेस, विल डू इट इन द सेम वीडियो ओनली। स्टेट फिनेंसेस के बारे में गाइस डिस्कस करते हैं, व्हाई इट इज इन न्यूज़। देखो आरबीआई ने एक एनुअल पब्लिकेशन की रिपोर्ट अभी अपनी रिलीज करी, जिसका नाम था स्टेट फिनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23। इसका थीम क्या था? कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड द रोल ऑफ स्टेट्स। अब समझने की ज़रूरत है कि स्टेट फिनेंसेस इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना फेडरल बेसिस बनाया है फॉर गवर्नेंस, यानी कि जो हमारा 7th शेड्यूल है वो स्पेसिफाई करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, फंक्शंस को सेंटर के, स्टेट के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ फाइनेंशियल फिस्कल इंस्टीट्यूशंस मैकेनिज्म दिए हैं फॉर इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, ताकि हमारा जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंसेस अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वो ठीक हो पाए। तो लेकिन ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, नासेंट प्राइवेट सेक्टर एंड गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज स्टैंड फाइनेंसेस की वजह से, कम होने की वजह से कुछ चीज़ें वीक हो रही है। जैसे हमारा देखो हाई फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है हमारा, है ना। हाई डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि हमारी बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है। ठीक है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम रेवेन्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स की बहुत कमी हो गई है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होता है, हमारी जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा हुआ है। तो देखो इसीलिए तो हमारे लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM, जिसे हम एक्ट करते हैं, 2003 का एक्ट है। समझो इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस यही था कि इंडियन गवर्नमेंट फिनेंशियल डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करे और इंडिया का एक ट्रांसपेरेंसी वाला फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट हो। टारगेट भी सेट करा हमने, बट रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और सभी स्टेट में इनेक्ट हुए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए, कुछ रिव्यूज़ आए, तो लाइक दैट। तो ओवरकम हाई बोरोइंग्स को करने के लिए गाइस हमने किया था। लेकिन कुछ की फाइंडिंग्स क्या आई इस रिपोर्ट में, समझना की फाइंडिंग्स क्या आई। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ये थी कि जो हमारा एग्रीगेट रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज़ का मिला के 14.9% ऑफ जीडीपी है, आउट ऑफ विच 55% वॉज फ्रॉम ओन टैक्सेस। टैक्सेस से 55% हमें जीडीपी इसमें से मिलता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करूं तो देखो स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, आपको मैंने बताया ना, रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है गाइस रेवेन्यू रिसीट माइनस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ध्यान रखना, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो अब हमारा देखो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आप देख ही रहे हो 18.5% है, रेसीट हमारी कितनी आ रही है एग्रीगेट 14.9% है, तो यानी कि कम है। आउट ऑफ विच 83% जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 17% है। फिजिकल स्टेट ऑफ स्टेट्स इंप्रूव ऑन द बैक ऑफ ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी करने के बाद, जो हमने शार्प पैंडेमिक इंड्यूस क्योंकि होने की वजह से हुआ है ये, तो कह रहे हैं जो स्टेट्स का GFD यानी कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 4.1% ऑफ जीडीपी से लेकर इतना ड्यू टू हाई रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से। समझने की ज़रूरत क्या होती है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स, नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसीट, उसको हम कहते हैं दैट इज GFD, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड ये सब मिला के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का, भाई पेपर में आ सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में ना, ज़रा ध्यान से समझा करो। तो फॉर्मूला इसका याद रखना यार, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में क्या है रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, इस वक्त क्या है ये हाई हो रखा है। तो स्टेट्स डेट इज बजटेड टू ईज, यहाँ बोला है कि 29.5% ऑफ जीडीपी इतना होना चाहिए एज अगेंस्ट दिस एज पर द रिकमेंडेड बाय द FRBM रिपोर्ट। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग स्टेट फिनेंसेस का। देखो अगर स्टेट्स के फिनेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका मतलब है ग्रोथ आराम से आपकी अचीव हो पाएगी। 60% जो जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड बाय स्टेट्स ओनली। तो स्टेट फिनेंसेस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फास्टर रिकवरी एमिड ऑनगोइंग। जो हमारा पैंडमिक था, जियो पॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, उसमें इसका रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर स्टेट फिनेंसेस ठीक होंगे, क्योंकि 60% ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, तो इससे इन्वेस्टमेंट बहुत अट्रैक्ट होगी। आप सोचो अगर आपका FD यानी कि फिजिकल डेफिसिट अगर आपका कम हो जाता है, स्टेट डेट आपके कम हो जाते हैं, तो इससे इंटरेस्ट रेट में क्या ईज़ करेगा उसका प्रेशर, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी ना। आप कभी तो आप चाहोगे ना इन्वेस्टमेंट करना, आपका खुद ही स्टेट किसी का पर्टिकुलर डूबा हुआ है तो आप वहाँ पर पैसा क्यों लगाओगे। तो इंडिया इसके सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करेगा ये, और इससे क्या होगा हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ है, आप देखो इन्वेस्टमेंट होगी तो उस पर्टिकुलर जगहों पर डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तो स्टेट फाइनेंसेस आपकी क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी अच्छा करेंगे। दैट इज़ योर
योर कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज, हेल्पिंग इन एडिंग डिमांड क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आपका 5 टाइम्स एम्प्लॉय करती है मोर पीपल देन द सेंटर। ध्यान रखना मेरी इस बात का। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पेपर में लिखने वाली आई हुई हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड देखो स्कीम्स भी चलाई गई हैं स्टेट फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। स्कीम दी गई कि भाई स्पेशल असिस्टेंस दी जाए, ठीक है। रिफॉर्म लिंक्ड एडिशनल बोरोइंग कराई गई, वे एंड मीन्स एडवांसेस करा गया, ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है, मेजर्स लिए जा रहे हैं कि भाई डिस्करेज करो ओल्ड व्हीकल्स बाय असम एंड केरला गवर्नमेंट, तो यहाँ पे ग्रीन टैक्स लगा रखा है, ठीक है। ऐसे एमनेस्टी स्कीम भी है केरला एंड राजस्थान ने चला रखी है कि टैक्स पेयर जो भी भाई 20-21 वाले था उसको रिलीव करो, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर ओन रेवेन्यू कलेक्शंस। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं आपको बाय 2030। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब स्टेट के पास पैसा होगा तब तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, तब तो वो R&D करेंगे, तब तो वो हेल्थ एजुकेशन में पैसा लगाएंगे। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की एरियाज़ की पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन तभी अच्छा हो सकता है क्योंकि स्टेट लिस्ट का पार्ट तो है, लोकल इश्यूज़ का भी हैंडल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आप देखो एग्जिस्टिंग कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टैक्स एमनेस्टी एक टर्म आती है। देखो जो टर्म्स है ना गाइस, इसका तो आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, तो बिल्कुल याद रखनी है। ध्यान से समझो टैक्स एमनेस्टी क्या होता है। देखो जो है ना लिमिटेड टाइम ऑफर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स को कि वो डिफाइंड अमाउंट पे कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को, यानी कि इंटरेस्ट और पेनल्टी हटा दी जाएगी, डिफाइंड अमाउंट वो दे दें, ठीक है। जैसे रिलेटिंग टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, जैसे हमने फ्रीडम फ्रॉम लीगल प्रोसिक्यूशन अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वैसा सा कुछ ये सिस्टम आप मान लो टैक्स एमनेस्टी भी होता है। आया बात समझ में आपको? अब एग्जिस्टिंग कंसर्न क्या है स्टेट फिनेंसेस के? देखो सबसे बड़ा घोटाला जो मामले हो आता है दैट इज़ वर्टिकल इम्बैलेंस। समझो क्या होता है? हाई डिपेंडेंस स्टेट की किस पर है बताओ? पैसा कौन स्टेट के लिए देता है? हम सेंटर पे डिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज और रिसोर्स मोबिलाइजेशन कराने के लिए, ठीक है। अब वहाँ से आप देखो लास्ट फ्यू ईयर्स में ऐसा देखा गया है टैक्स का डिवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। अब इससे उनके जब सेस चले गए, सरचार्जेस चले गए, तो कहाँ से स्टेट के पास पैसा बचेगा? अब शेयर ऑफ अनटाइड फंड यानी कि जो टैक्स डिवोल्यूशन है, रेवेन्यू अगर डेफिसिट ग्रांट वगैरह सब कम हो जाएगा तो फिर इनकी रेवेन्यू रिसीट्स पर असर पड़ेगा, तो पड़ गया असर। तो वर्टिकल इम्बैलेंस, समझ रहे हो? सेंटर से स्टेट पे पैसा नहीं आ रहा है, तो ये एक सेंटर से स्टेट के पास जो पैसा नहीं आ रहा है उसका इम्बैलेंस। उसके बाद सेकंड है हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस भी है। पूछो कैसे? देखो वेरिएशंस हैं विद इन स्टेट्स के अंदर ही अपने वेरिएशंस हैं। कुछ जगहें आप जैसे तुम दिल्ली की बात करो, आज की डेट में दिल्ली में कुछ जगहें बहुत अच्छी तुम्हें मिलेंगी, पॉश एरिया मिलेंगे, कुछ जगह तुम्हें बड़ी एकदम ले कहीं दिल्ली है ये, है ना। तो जैसे स्टेट के अपने ही अंदर जब वेरिएशन होती है रिसोर्स को मोबिलाइज कराने की, एक्सपेंडिचर करने की, ड्यू टू रीजन स्पेसिफिक डिस्पैरिटी या सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ का इतना डाइवर्स है, तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस वो हो जाता है। पॉपुलस फिस्कल मेजर्स ऐसे ले जाने चाहिए, कह रहा है कि नॉन लिवाई सर्टन टैक्सेस नहीं किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं करा जाता, तो फिर वो होता ही है। आपको समझ आ रहा है बात? तो ऐसा भी कि स्टेट के अंदर ही रिसोर्स ठीक से मोबिलाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि डिस्पैरिटी है। किस टर्म्स में? रीजन स्पेसिफिक हो सकती है, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे हो सकती है कि एक जगह गरीब है एक जगह अमीर है। होता है ना ये, आप किसी भी स्टेट में जाओ इंडिया में, तुम स्टेट्स के अंदर ही घूमना, तुम्हें कुछ जगहें बहुत अच्छी लगेंगी, तुम्हें लगेगा वाह क्या पॉश जगह है, वाकई इसने नाम रोशन कर दिया। फिर कुछ जगहों पे तुम जाओगे अरे ये तो पूरी खच्चड़ जगह है। तो बस ऐसे ही हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस करता है। फिर तीसरी चीज़ आती है डोमिनेंस ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर पैटर्न जो स्टेट का है, इंटरेस्ट पेमेंट है, पेंशन है, ये सब इन्हीं का डोमिनेंस है। बस इतने ही कमिटेड एक्सपेंडिचर्स फिर आते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि जब हाई परसेंटेज ऑफ पेंशन दी जाएंगी स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू में फॉर सर्व स्टेट, देन लाइकली रिवर्जन होगा ओल्ड पेंशन स्कीम बाय सम अदर रिस्क, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हाई परसेंटेज जब होना स्टेट्स की पेंशन ओन रेवेन्यू का, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अनदर रिस्क क्या है? लूमिंग लार्ज ऑन द सब नेशनल फिस्कल हराइजन क्रिएट हो सकता है। सेंटर का जो इन्फ्लुएंस है ना एक्सपेंडिचर पॉलिसी पे, वो भी बहुत है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनेगी तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? कुछ शेयर सेंटर का, कुछ शेयर स्टेट्स का होता है, वहाँ भी आपको देना है पैसा, तो पैसा निकल ज़्यादा रहा है आ कम रहा है। फ्लैटेस्ट और मॉडेस्ट ग्रोथ ऑफ स्टेट ओवर टैक्स रेवेन्यू, नहीं कह रहा कि देखो इशू क्या है, इनएक्यूरेट फोरकास्ट करना, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, लैक ऑफ इनोवेशन, इकोनॉमिक शॉक लगते रहते हैं, ये दिक्कत है। लोअर ओन टैक्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यूज, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू लॉस ऑफ स्टेट PSUs। समझ रहे हो? पैसा आ कम रहा है, जा रहा है, ज़्यादा रहा है।
स्टेट PSU लॉस में है, प्रॉपर यूज़र चार्जेस नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम। फिर पॉसिबल मॉडरेशन इन टैक्स बायोंसी, दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ का है वो चेंज हो रहा है इन GDP। ठीक है, तो बायोंसी इन टैक्सेस की बात कर रहा है ये, टैक्स बायोंसी की देखो कि बोथ नेट टैक्स रेवेन्यू नॉमिनेटेड GDP प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन। फिर यहाँ ही कह रहा है कि कुछ ना वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अब तुम समझ रहे हो, बात को समझ आ रहा है, सारी बात ये है पैसा नहीं आ रहा है इतना। अभी आपने 3 टर्म्स पढ़ी थी और समझ लो। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन योर टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग या टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट। मतलब तुम कह सकते हो एक तरह से बोरोइंग तुम्हारी दिखा रहा है, कितना पैसा उधारी ले रखा है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपने गवर्नमेंट का बहुत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो और कमा कम रहे हो। डेट टू GDP रेशो क्या होता है, रेशो जिसमें कंट्री की डेट टू इट्स, उसकी GDP पे कितना डेट है, कंट्री का डेट टू इट्स GDP रेशो, उसको दिखाना है, तो उसको हम कहते हैं डेट टू GDP रेशो। अब वे फॉरवर्ड में पहला देखो तरीका क्या है, ये कह रहे देखो ग्रोइंग थ्रेट तो है, ग्लोबल रिसेशन तो जी बिल्कुल थ्रेट है ही, हाई इन्फ्लेशन भी है, जॉब लॉसेस भी है, मेजर रिफॉर्म तो लानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंचना, तो उसके लिए पहले छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तरीका कह रहा है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लो आप, यानी कि FRBM एक्ट बता रहा है कि रिकमेंडेशन दी इसने 15th FC के अकॉर्डिंग कुछ कि ट्रांसपेरेंसी को कैसे बढ़ाना है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ऑलरेडी बोला था कि FD को 4% लाना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट लिमिट 4% फॉर स्टेट्स, एंड इसमें मतलब अलग अलग ईयर्स में अलग अलग परसेंटेज दे रखी है। कह रहे भैया कसम खा लो, रिप्लेस करो, अगर वरना रिप्लेस करो। FRBM रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड करा रिप्लेस डेप्ट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पब्लिक डेट टू रेशियो। तो फिस्कल काउंसिल को बनाओ, मल्टी ईयर फॉरकास्ट प्रिपेयर करो, रिकमेंडेशन दो, फिस्कल स्ट्रैटेजीज बनाओ, रूल बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क करो, फिस्कल रिफॉर्म्स बनाओ, चेक करो कहाँ इतने खर्चे किए जा रहे हो। SOTR यानी कि देखो स्टेट एक्साइज, स्टेट ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेस ऑन लिकर सेल्स, इसको मोबिलाइज करो, कुछ ऐसा बजट तैयार करो, इकोनॉमिक प्लानिंग करो बैठ के, कंटेंजेंट रिस्क कहाँ कहाँ एरियाज़ में, प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाओ रिपोर्टिंग की, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करो। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या कर रही है, बैठ के चेक करे ना वो कहाँ कहाँ असाइनमेंट ऑफ टैक्स फीस का अदर गवर्नमेंट की कैसे हमारा स्ट्रांग हो सकता है। थर्ड टायर को स्ट्रेंथन करे, लोकल बॉडीज़ को ऑटोनॉमी दे, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है, कैपिटल फॉर्मेशन और इस पर पैसा लगाओ, दिमाग यहाँ लगाओ, कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्टिव एसेट्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, इनोवेशन प्रोग्रेस करो, फिजिकल हेल्थ अपनी सुधारो, स्टेट PSUs के, स्टेट असेट्स के रेवेन्यू इंक्रीज करो, चैलेंजेस जो आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज, रिसेशन में रिलेटेड कुछ काम करके दिखाओ, कुछ ऐसे इनोवेशन, कुछ ऐसे कमाल करके दिखाने की ज़रूरत है, तब जाके कुछ रुकेगा। पैसे कमाने की सोचो कि कहाँ से अच्छे तरीके से हम पैसा कमा भी सकते हैं और हॉलिस्टिक ग्रोथ करके कर सकते हैं। और कुछ मेजर्स क्या ले सकते हैं कि कॉन्टिन्यूड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं और वो करते रहे हैं, उसकी रैंक हमारी सुधर रही है, तो वो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो इन्वेस्ट करें, और वो आपको और बढ़ाना है अपने स्टेट्स का। इनकरेज करो, फैसिलिटेट करो, हायर स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड बढ़ाओ, बिजनेसेस बढ़ाओ, ताकि वो आप जितनी भी है ना सबको एक साथ मिलके विन विन सिचुएशन सभी स्टेट्स की हो, फुल बेनिफिट हो, स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ स्टेट कैपेक्स, यानी कि जो स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर अच्छा बेनिफिट हो उसका, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाओ आप। अब नाउ अंडरस्टैंड द टर्म स्पिल ओवर इफेक्ट, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब ये होता है, देखो ये ना नेगेटिव इम्पैक्ट है, सबसे पहले तो ये समझो कि स्पिल ओवर इफेक्ट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, कि आप क्या किसी एक रीजन ना एक्सपीरियंस कर रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, वन रीजन में और अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि वो किसी ना किसी इवेंट पे इंडिपेंडेंट है, हो ना, ऐसे मेरी अनरिलेटेड इवेंट से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे मान लो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कंजेशन आ जाना है ना, या फ्लडिंग आ जाना, ओवर प्रोडक्शन के कारण ऐसा देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं आपका स्पिल ओवर इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब ध्यान रखना, जैसे ना स्पिल ओवर इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था स्टॉक मार्केट डाउन टर्न्स, ग्रेट रिसेशन सुना आपने, ग्रेट रिसेशन जब आया था 2008 के अंदर ना, या जो भी मैक्रो इवेंट कुछ ऐसा हो जाए, जैसे फुकुशिमा डिज़ास्टर 2011 में आया था, तो ना ऐसे इवेंट का किसी भी कंट्री पे रिपल इफेक्ट होता है इकॉनमी पे, नज़र है ना, एक रिपल इफेक्ट होता है ना, एक कंट्री पे पड़ा तो उसका इफेक्ट आप सारी कंट्रीज़ पे देखते हैं, यूजुअली मोर डिपेंडेंट कंट्रीज़ पे तो बहुत दिखता है। तो कुछ ऐसा ही समझो, दैट इज़ कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। तो यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहा है ना कि फैसिलिटेट करो, इनकरेज करो, इंटरस्टेट ट्रेड को एनहांस करो, ताकि वो स्पिल ओवर इफेक्ट्स का बेनिफिट ले पाएँ।
ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर करो, अब ऐसा निकाल के लेकर आओ, चीज़ें को ख़राब नहीं करना है, अच्छी करनी है चीज़ें। तो स्पिल ओवर इफेक्ट समझ गए आप, नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसी भी एक स्टेट पर अगर पड़ेगा तो उसका इफेक्ट आपको चारों तरफ पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका पॉजिटिव असर कराओ, कोशिश करो। कैसे करोगे? इंटरस्टेट ट्रेड कराओ, बिजनेसेस कराओ, ताकि सब लोग खुशी खुशी जी पाएँ और अच्छा काम हो पाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।